टैब स्टॉप और टैब इंडेक्स की मीनिंग क्या है? टैब स्टॉप प्रॉपर्टी मतलब क्या कि ये पर्टिकुलर कंट्रोल के ऊपर टैब आना चाहिए कि नहीं, मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो टैब वहां पे जाना ही नहीं चाहिए, चाहे स्टार्टिंग में चाहे एंडिंग में। तो टैब स्टॉप क्या कर दोगे? फॉल्स। टैब स्टॉप फॉल्स किया, इसका मतलब क्या करेगा वो, यहाँ पे आएगा ही नहीं, इसके ऊपर टैब कितना भी वो टैब प्रेस करेगा तो, क्योंकि वहां लेकर जाना भी नहीं है मुझको, तो ऑटोमेटिक जनरेट होने वाला है। समझ में आएगा? उसके बाद इसका टैब इंडेक्स जो रहेगा क्या कर दोगे? 1 2 3 4, गलत हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। अब उसके बाद कहाँ आना चाहिए? उसके बाद यहाँ पे एक लिस्ट रहेगी साइड में, ये ग्रुप बॉक्स के बाहर एक लिस्ट रहेगी, वो लिस्ट के ऊपर फोकस चले जाना चाहिए। वो लिस्ट में क्या रहेगा? जितने भी टीचर ऑलरेडी वहां पर है उनकी पूरी लिस्ट रहेगी यहाँ पर। तो लिस्ट को देखो, लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए मेरे पास बहुत सारे कंट्रोल है, लिस्ट भी है, लिस्ट व्यू भी है, ग्रिड व्यू कंट्रोल भी है, बहुत सारे। लेकिन मोस्टली मतलब 90% जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है उसके अंदर देखो एक तो कंट्रोल है ग्रिड व्यू। ग्रिड व्यू कंट्रोल है वो सिंपल, बताने के लिए मैं बहुत इजी से बता दूंगा कि हाँ लिस्ट आ गई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन वो कंट्रोल जल्दी यूज नहीं होता है। अगर मोस्टली तुम कोई कहीं भी मतलब क्लासेस वगैरह में पढ़ोगे तो तुमको ग्रिड व्यू कंट्रोल ही पढ़ाते हैं वो लोग, लेकिन जब तुम कंपनी लेवल पे जाओगे तो तुमको वो लोग लिस्ट व्यू कंट्रोल यूज करते हैं। जैसे मैं ये यूज करता हूँ ना, क्या नाम है उसका, नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस। तो नेट प्रोटेक्टर एंटीवायरस में सर्च करके वो वायरस की लिस्ट देता है, तो देखो वो लिस्ट एक अलग होती है और एक लिस्ट कैसी रहती है पूरी, जैसे एक्सेल की शीट जैसी लिस्ट रहती है। दोनों में थोड़ा थोड़ा क्या जमीन आसमान का फर्क है। तो देखो मैं दोनों लिस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ और बताता हूँ हम लोग कौन सी यूज करेंगे। एक मेरे पास कंट्रोल है लिस्ट व्यू, वो ये कंट्रोल है, और एक मेरे पास कंट्रोल है आ गया डेटा, डेटा में जाके ये डेटा ग्रिड व्यू, एक ये कंट्रोल है। दोनों का व्यू बता देता हूँ मैं तुमको। तो मेरे को डेटा लाने के लिए मुझे कॉलम 1 हेडर टेक्स्ट, कॉलम 2 ये देखो, ये ऐसा कुछ आ रहा है, और इसके अंदर फर्क समझ में आ रहा है तुमको? ये जो है ये क्लिकेबल एरिया रहता है देखो, और ये यहाँ पे जो रहता है ये नॉर्मल जो एक्सेल की शीट जैसा रहता है ना, ये वैसा एरिया क्रिएट करेगा। और इसके अंदर भी और अब तो ये दोनों में फर्क है, तो हम लोग हमेशा ये यूज करेंगे, ये वाला कंट्रोल। दोनों कंट्रोल की वर्किंग सेम है, सब कुछ सेम रहता है, लेकिन इसको बाइंड करने के लिए डेटा सेट रिक्वायर रहता है और इसको हम लोग रिजल्ट सेट से बाइंड कर सकते हैं। तो हम लोग रिजल्ट सेट वाला मेथड यूज करते हैं, तो हम लोग ये यूज करेंगे। तो इसको मैं डिलीट कर दूँ, समझा क्या? तो ये लिस्ट हो गई। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टीचर का नेम, सॉरी टीचर की आईडी हमको चाहिए, टीचर का नेम चाहिए और उसका कांटेक्ट चाहिए, मतलब कुछ डिटेल रिक्वायर रहेगी, हर एक ब्लड ग्रुप में ये वो हर चीज मेरे को नहीं लगेगी यहाँ पे। तो इसको एडिट करने के लिए क्या करो, ये सेलेक्ट करने का, मेरे को क्या चेंज करना है इसमें, कॉलम। तो यहाँ पे आने का कॉलम्स करके कलेक्शन रहेगा यहाँ पे, देखो कॉलम्स। देखो डॉटनेट के अंदर एक चीज और समझने वाली है कि जो भी प्रॉपर्टी के आगे एस लगा हुआ है
इसका मतलब वो प्रॉपर्टी मोर देन वन वैल्यू सेव कर सकती है। जैसे कि ये एक प्रॉपर्टी है आइटम्स, और एक प्रॉपर्टी है आइटम, एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट। मतलब ये क्या करेगी, सिंगल टेक्स्ट स्टोर कर सकती है। अगर मैं एबीसी लिखा तो ये प्रॉपर्टी जो है एबीसी स्टोर करेगी। उसके बाद अगर मैं फिर इसको पीक्यूआर प्रोवाइड करता हूँ तो ये एबीसी को क्या कर देगा, ओवरराइड कर देगा। अब इसकी वैल्यू पीक्यूआर हो जाएगी। समझ में आएगा? मतलब एट ए टाइम वो सिंगल वैल्यू स्टोर करके रखेगा। आइटम्स प्रॉपर्टी जहाँ पे एस लगा हुआ है ये मोर देन वन वैल्यू रखेगा। तो ये जो आइटम प्रॉपर्टी क्या स्टोर करेगी, मोर देन वन आइटम स्टोर कर सकती है। जितनी भी एस वाली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्चुअल में, कलेक्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। कलेक्शन प्रॉपर्टी मतलब क्या है, ये मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकती है। और जितनी भी विदाउट एस वाली प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल प्रॉपर्टी, सिंपल गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टी बोलते हैं। गेटर एंड सेटर प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि प्रॉपर्टी की भी टाइप रहती है, जब हम लोग उसकी प्रॉपर्टी भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट बॉक्स ये है, बराबर। ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए एक क्लास है जिसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स, जो कौन से नेम स्पेस के अंदर है, वो नेम स्पेस ये नेम स्पेस में सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट टेक्स्ट बॉक्स। बटन कहां पर है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट बटन। फॉर्म कहां पे है, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स डॉट फॉर्म। इससे पहले फॉर्म के बारे में बताया था मैं, अगर याद होगा तो सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स, ये जो है मेरा क्या है एक्चुअल में इतना नेम स्पेस है। ये नेम स्पेस में क्या है, मेरे पास टोटल प्रॉपर्टी, टोटल क्लासेस है। और हर क्लास के अंदर क्या रहती है, हर क्लास में उसकी एक अपनी ओन प्रॉपर्टी रहती है। जैसे उससे रिलेटेड एंटिटी, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट नाम की क्लास बनाता हूँ, स्टूडेंट नाम की क्लास के अंदर क्या रहेगा, स्टूडेंट क्लास है तो स्टूडेंट की कौन, स्टूडेंट में कौन कौन सी प्रॉपर्टी रह सकती है, वो पर्टिकुलर स्टूडेंट का नेम रहेगा, उसका एड्रेस रहेगा, उसका कांटेक्ट रहेगा। समझ में आएगा? तो ऐसी डिटेल रहेगी मेरे पास स्टूडेंट की, तो मैं क्या करता हूँ, हर एक के लिए प्रॉपर्टी बना लेता हूँ। स्टूडेंट का नेम के लिए एक प्रॉपर्टी बना लूंगा, नेम, जो स्टूडेंट का नेम स्टोर करेगी। स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करने के लिए एड्रेस नाम की एक प्रॉपर्टी बना लूंगा जो स्टूडेंट का एड्रेस स्टोर करेगी। स्टूडेंट की फीस, फीस के लिए एक प्रॉपर्टी, हर एक प्रॉपर्टी का डेटा टाइप रहता है। जैसे नेम हो गया, नेम का डेटा टाइप क्या रहेगा, स्ट्रिंग। जो ये है एड्रेस है उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग। फीस का डेटा टाइप डेसिमल लूंगा मैं, या फ्लोट लूंगा, या जो भी एप्रोप्रिएट डेटा टाइप वो पर्टिकुलर लैंग्वेज का ले सकता हूँ। समझ में आएगा? तो वो ऐसी प्रॉपर्टी, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो टेक्स्ट बॉक्स की एक प्रॉपर्टी हो गई। टेक्स्ट बॉक्स क्या, कौन सा टेक्स्ट कंटेन करेगा, टेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। वो टेक्स्ट बॉक्स की साइज कितनी रहेगी, ये उसकी प्रॉपर्टी हो गई। वो टेक्स्ट बॉक्स की लोकेशन क्या रहेगी, मतलब कौन से पॉइंट पे रहेगा एक्स वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर, वो क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। वो टेक्स्ट बॉक्स का बैकग्राउंड कलर क्या रहेगा, वो सब उसकी प्रॉपर्टी हो गई। अब ये देखो, मैं एक टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करता हूँ तो टेक्स्ट बॉक्स से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यहाँ पे शो करेगा वो। ये टेक्स्ट बॉक्स, ये तो वो टेक्स्ट बॉक्स का नेम क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी, बराबर। वो टेक्स्ट बॉक्स के लिए एंकर क्या रहेगा, मतलब कहां पर एंकर आना चाहिए। एंकर मतलब ये दिख रहा है, ये देखो मैं चेंज करता हूं तुमको समझ में आएगा। एंकर कहां गया, हाँ ये इधर है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, ये तो ऐड ही नहीं हुआ, हाँ अभी हो। ये देखो एंकर चारों तरफ आ रहा है, 1 2 3 4, ये जो मतलब पकड़ के हम लोग ड्रैग करते हैं ना, उसको हम लोग एंकर बोलते हैं। तो वो एंकर कहाँ पे ऐड होना चाहिए वो यहाँ से हम लोग स्पेसिफाई करते हैं। समझ में आएगा? तो डिफॉल्ट एंकर, ये भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद है हमारे पास बैक कलर, उसका बैक कलर क्या रहेगा, उसका बॉर्डर स्टाइल क्या रहेगा, ये सब उसकी प्रॉपर्टी है ना। जैसे एक स्टूडेंट का नेम हो सकता है, उसका कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, उसका फादर नेम क्या रहेगा,
समझ में क्या, करंटली वो कौन सी क्लास में, ये सब उससे रिलेटेड प्रॉपर्टी। मतलब क्या हो गया कि एसोसिएटेड एंटिटी, एसोसिएटेड वैल्यू फॉर ए पर्टिकुलर एंटिटी, एक एंटिटी की एसोसिएटेड वैल्यू जो रहेगी वो उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। मतलब जैसे एंटिटी बताया था ना, सिस्टम, सिस्टम के अंदर एंटिटीज रहते हैं। एक जैसे क्लास मैनेजमेंट सिस्टम है तो उसके अंदर दो एंटिटी है, फॉर एग्जांपल एक टीचर है एक स्टूडेंट है, दोनों का कोलैबोरेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन में कैसे होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, दोनों के बीच में कोलैबोरेट करेगा। तो टीचर जो हो गई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की एक एंटिटी हो गई, स्टूडेंट जो हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम की एक एंटिटी हो गई। दोनों का कोलैबोरेशन किसके थ्रू होगा, ऑब्जेक्ट के थ्रू होगा। ये सिस्टम चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ऑब्जेक्ट। इसके लिए मैं ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या बोलता हूँ, ए बेसिक रन टाइम एंटिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम इज नोन एज ऑब्जेक्ट। मतलब अगर कोई सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है तो सबसे बेसिक एंटिटी जो उसको रन करने के लिए रिक्वायर रहेगी वही रहेगा मेरा ऑब्जेक्ट। समझ में आएगा, बेसिक एंटिटी जो जो ओरिएंटेड, इसके लिए बोलते हैं कि सिस्टम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्यों है, उसका पूरा वो ओरिएंटेशन ऑब्जेक्ट के ऊपर रहेगा। मतलब अगर वो प्रॉपर्टी सेट करेगा तो ऑब्जेक्ट से करेगा, वैल्यू एक्सेस करेगा तो ऑब्जेक्ट से करेगा। ये क्या करते हैं हम लोग, अगर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स के अंदर टेक्स्ट को सेट करना है तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर एग्जांपल इसका नाम txt1 है तो मैं ऐसे लिखूंगा txt1.text। तो ये क्या है, उसको ऑब्जेक्ट है। जितना भी तुम जो भी कंट्रोल का तुम नेम प्रोवाइड करते हो, एक्चुअली तुम क्या प्रोवाइड करते हो, उसके लिए ऑब्जेक्ट नेम। ये बताया था मैं, डिजाइनर का कोड खोल के एक बार बता रहा था, तो मैं क्या बोल रहा था, जितना भी तुम ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे उसके लिए कोड जनरेट होगा, तो वहां पे क्या होगा, डिजाइनर के अंदर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होकर मिलता है मेरे को। समझ में आएगा, तो जितने भी कंट्रोल तुमको सामने दिख रहा है, ये कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है, मेरे को कैसे मालूम पड़ा ये क्लास का ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूँ, गौर से देखो। समझ में है, ये क्लास और ये उसका ऑब्जेक्ट नहीं। समझ में आ रहा है, अगर ये मैं सब चीज पहले बताता तुम लोग बोलते डॉट नेट बहुत टफ है, इसके लिए खाली पहले ड्रैग एंड ड्रॉप करके रन करके बता दिया, एक एक चीज ड्रिल डाउन धीरे धीरे करते होगा तो तुमको समझ में आएगा। समझा ये क्या बोल रहा हूँ मैं, डिजाइनर का जो इंटरनल लॉजिक क्या डॉट नेट यूज करता है, डॉट नेट ने क्या किया, अब पीछे रिवर्स अगर मारूं मैं थोड़ा तो अब आएगा डॉट नेट फ्रेमवर्क की बारी। ये मेरा डॉट नेट फ्रेमवर्क है, बराबर, वो बॉक्स, इसके अंदर डिवीजन उसने कर दिया, इसके अंदर बहुत सारे एपीआई है। एक एपीआई जो है विंडोज सिस्टम के लिए यूज होता है, एक एपीआई जो है वेब के लिए यूज होता है, एक एपीआई जो है अदर के लिए यूज होता है। विंडोज सिस्टम का जो एपीआई है उसका नाम है system.windows, वेब सिस्टम का जो एपीआई है उसका नाम है system.web। जब तुम ASP.NET पढ़ोगे तो हर नेम स्पेस में कहां से शुरू होगा, सिस्टम से, system.web से। अगर मेरे को टेक्स्ट बॉक्स चाहिए तो मैं लिखूंगा system.web.ui.textbox। अगर मेरे को उसके अंदर ASP.NET की बात करूं, अगर उसके अंदर मेरे को फॉर एग्जांपल ड्रॉप डाउन लिस्ट चाहिए तो मैं वहां पे क्या लिखूंगा, system.web.ui मतलब यूजर इंटरफेस बनाने के लिए जो कंपोनेंट यूज होगा वो। तो यहाँ पे मैं system.windows.form.textbox यूज करूंगा, यहाँ पे क्या है, फॉर्म, विंडोज फॉर्म के कंट्रोल। ये फॉर्म्स मतलब ये वाला फॉर्म नहीं, ये फॉर्म्स मतलब क्या, जो हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो विंडोज फॉर्म की प्रोग्रामिंग है। डेस्कटॉप में भी जो मतलब विंडोज में भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग है, विंडोज में WPF भी है। मैं तुम लोगों को बताया था कि एक WPF विंडोज प्रेजेंटेशन फाउंडेशन करके एक जैसा विंडोज 8 और विंडोज 7 जैसा लुक एंड फील क्रिएट करना है। अगर मुझको नॉर्मली ऐसे लुक एंड फील नहीं मिलेंगे तुमको कंपनी के सॉफ्टवेयर में, तुमको एकदम एक्सटेंडेड लुक एंड फील मिलेगा, क्लोज बटन एकदम अलग है, सब अलग रहेगा। तो वो लोग XML को CSS से फॉर्मेट करते हैं उसको। WPF के अंदर कैपेबिलिटी क्या है, WPF ये सब क्या कर रहा है, ये जितना भी GUI जनरेट होता है ना, ये सब किससे जनरेट होता है, पिक्सल ग्राफिक्स से जनरेट होता है। पिक्सल ग्राफिक्स मतलब कैसे, अगर मैं क्लास लिखा, क्लास एग्जीक्यूट होगी, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, एक एक पिक्सल ड्रा होगा और ग्राफिक्स तुमको दिखेगा। ये इंटरनली ऐसा होता है। और WPF के अंदर क्या होता है, वो XML होता है, वो वेब जैसा वेब पेज कैसे जनरेट रेंडर होता है, वेब पेज जैसा रेंडर होगा। मतलब तुमको डेस्कटॉप एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन का लुक एंड फील एकदम सेम मिलेगा। अगर तुम कुछ प्रोडक्ट अभी मेरे जहन में कुछ है, जैसे कि सैमसंग काइज, कौन कौन ओपन करके देगा सैमसंग काइज, सैमसंग काइज, सैमसंग का एक सॉफ्टवेयर आता है मोबाइल कनेक्ट करने के लिए, सैमसंग काइज है, सैमसंग PC सूट है, वो पूरा के पूरा WPF के अंदर है। अगर पता होगा उसका लुक एंड फील देखो, बहुत खूबसूरत दिखेगा तुमको, ऐसे इमेज वगैरह चलते रहेगा, वो पूरा जो जैसे लगेगा वेबसाइट ओपन हुई है, पूरा जो वेब का लुक एंड फील डेस्कटॉप में डाला है। समझ में आएगा, तो वो WPF, तो WPF का जो लुक एंड फील है ना, जबरदस्त लुक एंड फील है। तो अभी हम लोग फिलहाल विंडोज सीख लेंगे, बाद में लुक एंड फील डिजाइन करने का कोड वही रहेगा। अगर कल को तुमको इस पे काम करने मिलता है कहीं के WPF पे जॉब है, WPF पे तो डालने का नहीं, बिंदास डालने का, अप्लाई करने का, जाने का। जो क्वेश्चन बेसिक होगा ना, तो बेसिक WPF का क्वेश्चन पढ़ने का, और 10 से 15 दिन लगेगा तुमको विंडोज फॉर्म से WPF पे शिफ्ट होने के लिए, ज्यादा नहीं। WPF पे शिफ्ट होने के लिए क्या, एक बुक खरीदने का WPF की, और जितना ट्यूटोरियल रहेगा पढ़ते जाने का और प्रैक्टिस करते चले जाने का। 10 से 15 तुमको ये सही आएगा तो 10 से 15 दिन में तुम WPF सीख जाओगे। मेरे को 15 दिन लगा था,
मैं WPF कभी नहीं पढ़ा था, मेरे को जॉब जो WPF पे ही मिली है, WPF पे ही काम कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम कंपनी में जाने के बाद WPF का फॉर्म देखा था, मेरे को सिर्फ पता था कि WPF करके कोई चीज होती है जिससे विंडोज 7 और विंडोज 8 जैसा लुक एंड फील बनता है, बस सिर्फ इतना मैं पढ़ा था और इतना सुना था, बाकी कभी WPF के बारे में पढ़ा नहीं। लेकिन तो माइग्रेट कब क्यों मेरा जल्दी माइग्रेशन हो गया, क्योंकि मेरे को ये आता था, सब कुछ सेम रहता है, ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसमें भी डिजाइन करते हैं, और लेकिन पीछे इसमें क्या जनरेट होता है, इसमें पीछे विजुअल बेसिक का सॉरी सी शार्प का कोड जनरेट होता है, उसमें पीछे XML का कोड जनरेट होता है। समझ में आएगा? इसमें प्रॉपर्टीज जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन की प्रॉपर्टीज है, मतलब हर प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट से एक्सेस होगी, उसमें हर प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट से एक्सेस नहीं होती, उसके अंदर प्रॉपर्टी हम लोग XML के टैग में लिखते हैं, ऐसा फर्क हो जाता है, लेकिन प्रॉपर्टी वही है। प्रॉपर्टी आपके डॉटनेट फ्रेमवर्क अपने आप को चेंज थोड़ी करेगा, डॉटनेट फ्रेमवर्क में जो प्रॉपर्टी है वही, अब उसको एक्सेस करने का मेथड बदल दिया, एक जगह ऑब्जेक्ट से एक्सेस कर रहा है, दूसरी जगह XML से एक्सेस कर रहा है। समझ में आ रहा है दोनों का डिफरेंशिएशन क्या बोलो? तो अभी इसमें और भी टेक्निक तुमको आ सकती है, जैसे विंडसॉक आ सकता है, लेकिन तुमको डॉटनेट फ्रेमवर्क अगर आता है मोर, तुमको जो कोर जो प्रॉपर्टी है और जो कोर क्लासेस है अगर वो आएगी तो तुम ऑटोमेटिकली उसको एक्सेस कर सकते हो, बस एक्सेस मेथड बदल जाएगा, कभी WPF से होगा, कभी विंडोज फॉर्म से होगा, कभी कंसोल एप्लीकेशन से होगा। अभी जैसे मैं एक फंक्शन यूज किया कन्वर्ट.toDateTime तुम डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी सॉरी कंसोल एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो। अब देख कंसोल एप्लीकेशन के लिए क्या यूज होता है, अगर इसे एक सेक्शन में अदर्स हटा के मैं कंसोल एप्लीकेशन लिख दूं तो कंसोल एप्लीकेशन के लिए नेम स्पेस यूज होता है वो सिर्फ ये सिर्फ सिस्टम हम लोग लिखते हैं वहां पे system.console, कंसोल नाम की क्लास है, उसके अंदर सिर्फ नेम स्पेस जो है सिस्टम है, तो system.console.writeLine, system.console.readLine, राइट लाइन मतलब प्रिंटफ ब्लैक स्क्रीन पे प्रिंट करने के लिए, रीड लाइन मतलब स्कैनर यूजर से वैल्यू लेने के लिए, प्रिंटफ स्कैनर पता है ना, सी लैंग्वेज पढ़े हो ना, तो प्रिंटफ स्कैनर का पढ़ना, क्योंकि अभी जो आईटी के बच्चे आते हैं वो सी लैंग्वेज पढ़ के नहीं आते, अभी जो आईटी वाले जो TY वाले तुम्हारी बहन लोग सी लैंग्वेज का पढ़े, लोग तो C++ से स्टार्ट है, तो उन लोगों को प्रिंटफ स्कैनर बोलो तो ऐसा मुंह देखते हैं कभी कभी, इसके लिए पूछा। तो सिस्टम डॉट कंसोल जो क्लास है, तो मतलब नेम स्पेस में जैसे जैसे क्लासेस ऐड होते चलेगा वैसे नेम स्पेस बढ़ते चलेगा। सिस्टम डॉट विंडोज लगाया तो विंडोज के लिए, सिस्टम डॉट विंडोज डॉट फॉर्म्स लगाया तो फॉर्म के लिए, सिस्टम डॉट वेब लगाया तो ASP.NET के लिए, सिस्टम डॉट वेब डॉट UI लगाया तो ASP.NET के अंदर यूजर इंटरफेस के लिए, ASP.NET के अंदर भी बहुत सारी, ASP.NET पे यूजर इंटरफेस की क्लास अलग है, सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लास अलग है, अगर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्लास मेरे को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा सिस्टम डॉट वेब डॉट सिक्योरिटी, system.web.security, system.web मतलब ASP.NET, security मतलब ASP.NET की सिक्योरिटी, समझ में आएगा? एक इसके अंदर का system.net, system.net मतलब नेटवर्क हैंडलिंग के लिए क्लास है, तो फॉर एग्जांपल मेरे को ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर मेरे को लैन कार्ड की लिस्टिंग बताना है कि जैसे ही मैं वो सॉफ्टवेयर रन करूँ तो अवेलेबल लैन कार्ड आना चाहिए, अवेलेबल वाईफाई का नेटवर्क आना चाहिए, ब्लूटूथ जितनी डिवाइसेस है करीब में अगर ब्लूटूथ अटैच है तो वो डिवाइस की लिस्टिंग आना चाहिए, ऐसा कुछ करना है मुझको, तो उस टाइम पे system.net नेटवर्क से रिलेटेड, तो तुमको डॉटनेट फ्रेमवर्क इतनी सारी क्लासेस देता है, तुम्हारे पास एक मतलब एक पावर आ जाता है कि अगर मेरे को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन आता है और मेरे को डॉटनेट का थोड़ा भी नॉलेज है तो मैं बड़ी बड़ी एप्लीकेशन आसानी से बना सकता हूँ। तुम चैट एप्लीकेशन आराम से बना सकते हो डॉटनेट के अंदर, विंडसॉक करके एक कैपेबिलिटी है जो चैट एप्लीकेशन के लिए यूज होती है, विंडसॉक से अगर तुम सेंड करते हो तो डेटा सेंड होता है, रिसीव करते हो तो रिसीव होता है, तुमको वो प्रॉपर प्लेस पे यूज करने आना चाहिए। अब तुम्हारे पास एक तो विंडसॉक का नॉलेज है और दूसरा विंडोज फॉर्म का नॉलेज है, तो सिंपली तुम चैट एप्लीकेशन बना सकते हो। कैसे? चैट एप्लीकेशन के लिए क्या रिक्वायर रहेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स रिक्वायर रहेगा जहां बंदा लिखेगा, एक सेंड बटन रिक्वायर रहेगी और एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स रहेगा जो हिस्ट्री बताएगा, मतलब मैं हाई लिखा, सेंड बटन पे क्लिक किया तो वो हाई ऊपर चले जाना चाहिए ना, तो एक जो रहेगा मेरा टाइपिंग के लिए जो रहेगा वो, और एक जो रहेगा मेरा जो लॉग बताएगा, लॉग बोलते हैं उसको, मतलब जो हिस्ट्री बताएगा मैं अभी कितना कितना, फेसबुक का जैसा विंडो, एक टेक्स्ट बॉक्स है, एक सेंड बटन है और ऊपर हिस्ट्री का छोटा सी बॉक्स है, मतलब थोड़ा बड़ा रहता है वो बॉक्स, समझ में आएगा? इतना कंट्रोल तुम आराम से बना सकते हो इसके अंदर, तीन ही कंट्रोल तो ट्रैक करना है, और एक दूसरा फॉर्म ले लेगा दूसरी एप्लीकेशन में, उसमें भी सेम कंट्रोल डाल देगा, वहां पे सेंड बटन वहां से सेंड करेगा तो इधर आना चाहिए, यहाँ से सेंड करेगा तो उधर जाना चाहिए, और नाम क्या आएगा लॉगिन के लिए, उसकी मशीन का नेम, मतलब जैसे दो अलग अलग मशीन है, अभी ये दो लैपटॉप है, मैंने RJ45 से कनेक्ट किया है, वाईफाई लगा के कनेक्ट कर दिया दोनों को सेम वाईफाई से, अब यहाँ से हाई लिखूंगा तो वो लैपटॉप पे जाना चाहिए, वहां से हाई लिखेगा तो इधर आना चाहिए, तो नेम क्या आएगा, उसका IP एड्रेस और मेरा IP एड्रेस, तो जैसे भी मैं राउटर से कनेक्ट हुआ तो राउटर का IP एड्रेस क्या रहता है 192.168.0.123.4 ऐसे रहेगा, 0.1 0.2 0.3 0.4 ये बेसिस पे IP एड्रेस रहेगा। तो जैसे ही ये दोनों लैपटॉप कनेक्ट होगा, समझ लो इसको 10 मिला उसको 20 मिला, तो जैसे ये हाई लिखेगा तो आएगा 192.168.0.10 सेज हाई,
समझ में आएगा। आईपी मैसेंजर जो चलते हैं ऐसे ही चलते हैं, मतलब कोई रजिस्ट्रेशन रिक्वायर नहीं है, सेम नेटवर्क पे है तो चैट कर सकते हो तुम। और रिफ्रेश करेगा तो अवेलेबल जितने भी, मतलब ये वाईफाई में जितने भी लैपटॉप कनेक्टेड है वो लैपटॉप की लिस्ट देगा, मोबाइल की लिस्ट देगा। लिस्ट क्या देगा, मतलब आईपी एड्रेस देगा। वो आईपी एड्रेस सेलेक्ट करो, उसको हाई भेज दो तो वो आई उसको मिल जाएगा वहाँ पर। ऐसा एक सॉफ्टवेयर ऑलरेडी है आईपी मैसेंजर करके, तुम लोग डाउनलोड करके देख सकते हो। अगर लैन क्रिएट है, लैन क्रिएट करके नॉर्मली वो भी मतलब C++ से बना हुआ है, उसका क्लोन डॉटनेट में बना भी चुके हैं लोग। अगर तुमको बनाने का मन करता है तुम भी बना सकते हो। अच्छा अच्छा, मतलब टॉपिक अच्छा है बनाने के लिए। जैसे ये टीवाई वगैरह में देना रहता है ना टॉपिक वगैरह, तो ये लैंडशेट एप्लीकेशन आराम से दे सकते हो। तुम्हारी बहन को तुम बोल सकते हो। लैंडशेट ले लिएगा किसी ने, टॉपिक बहुत अच्छा है वो लैंडचैट वाला। तो मतलब वो सिनेरियो के लिए, जैसे कंपनी है, कंपनी के बंदे लोग को चैट के लिए इंटरनेट नहीं देना है, तो इंटरनेट पे ही वो चैट करना चाहिए, तो इंटरनेट चैट मैसेंजर हो जाएगा। तो ये समझा। ये मतलब क्या है, ये अदर्स के अंदर क्या आएगा, अदर्स के अंदर XML आएगा, अदर्स के अंदर jQuery आएगा, अदर्स के अंदर WPF आएगा। सब जितने भी बहुत सारे API है, बहुत सारी लैंग्वेजेस है, और बहुत डॉटनेट के अंदर बहुत वास्ट है डॉटनेट। समझ में आएगा। इसके लिए मेरे को डॉटनेट पढ़ना है तो पहले मैं बोलता हूँ डेस्कटॉप पढ़ना है, वेब पढ़ना है। डेस्कटॉप पढ़ना है तो आराम से आता है। वेब पढ़ाने के लिए बहुत सारी, वेब में तुमको HTML भी बताना पड़ेगा, जावास्क्रिप्ट भी बताना पड़ेगा, jQuery भी बताना पड़ेगा, बहुत सारी चीज होती है उसके अंदर। तो मतलब बहुत सारी चीज बताना पड़ जाता है उसके अंदर। इसके लिए लोग सोच रहे हमको गलती कर दिएगा डेस्कटॉप बोल के। हाँ, तो इसके अंदर मुझको क्या करना है, ऐड करना है। तो कॉलम्स ऐड करना है। कॉलम्स ऐड करने के लिए मेरे पास क्या है, कॉलम्स एक रहेगा क्या, नहीं, मोर देन वन कॉलम रहेंगे। तो कॉलम्स करके प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे देखो, ठीक है, कॉलम्स प्रॉपर्टी है, उसके आगे क्या लिखा है, कलेक्शन, मतलब कलेक्शन प्रॉपर्टी है। तो जितनी भी कलेक्शन प्रॉपर्टी रहेगी ना उसके आगे ऐसा 3 डॉट लिखा हुआ मिलेगा तुमको। मतलब इसके अंदर अभी और मोर देन वन वैल्यू स्टोर होने वाली है, तो इस पर क्लिक करोगे तो अब यहाँ से मैं इसमें 2 वैल्यू स्टोर कर दी, निकाल दिया फिलहाल। तो मेरे को फर्स्ट कॉलम चाहिए, तो फर्स्ट कॉलम में लिया यहाँ पर। कॉलम का नेम क्या रहना चाहिए और कॉलम का हेडर क्या रहना चाहिए। कॉलम का नेम मतलब क्या, ये नेम यूज होगा कहाँ पर, कोडिंग के अंदर। और ये टेक्स्ट कहाँ पे यूज होगा, जो ऊपर डिस्प्ले होने वाला है हेडर टेक्स्ट हो। तो मैं देता हूँ COL कॉलम नेम, ठीक है। ऐड, और क्या लेना है मेरे को, कॉलम टीचर का कॉन्टेक्ट नंबर। कॉन्टेक्ट हो गया। और फिर कौन सी डिटेल है अपने पास, एड्रेस का लगेगा घड़ी घड़ी, जो फ्रीक्वेंटली यूज होने वाली डिटेल है। आईडी आईडी सबसे पहले रहना चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करके ऊपर कर दिया, टीचर नेम, यहाँ पे कॉलम टेक्स्ट, आईडी, कॉलम टेक्स्ट, कॉन्टेक्ट, ठीक है। आगे इसको, ये क्या, ये तो एंडिंग में आया। अच्छा हाँ, इन डिस्प्ले इंडेक्स चेंज करना पड़ेगा, बताता हूँ इसको। ये देखो, ये है, इसके बाद भी ऊपर करने के बाद भी आईडी वहां पर आया, तो ये कॉलम प्रॉपर्टी में जाओ, यहाँ पे ना डिस्प्ले इंडेक्स करके प्रॉपर्टी रहती है, ये लिखा डिस्प्ले इंडेक्स 0, तो वो 0 पे डिस्प्ले करेगा। इसका डिस्प्ले इंडेक्स 1, इसका डिस्प्ले इंडेक्स 2, हो गया, समझा ना। अभी सिर्फ डिजाइन हुआ, डेटा उसके अंदर आएगा नहीं। डेटा क्या करना पड़ेगा मुझको, SQL क्वेरी से डेटा लेके आना रहेगा, RS के अंदर सेव करना रहेगा। RS में से RS में डेटा सेव करने के बाद देखो मैं Alt T लिख के इसको एक्सेस किया, क्यों, क्योंकि मैं T को अंडरलाइन किया हूँ। Alt F लिखूंगा तो ऑटोमेटिकली एक्सेस होगा, एरो से एक्सेस नहीं करूँगा। देखो एरो यहाँ है, Alt T, Alt F, Alt T, एंटर, ये हो गया मेरा डेटा।
ये देखो क्लिकेबल एरिया बन गया है। तो यहाँ पे डेटा मेरे को फिल करना रहेगा। डेटा फिल करने के लिए क्या करना रहेगा, मेरे को डेटा लेके आना है पहले। तो डेटा लेके आने के लिए क्वेरी से डेटा लाओगे, तो ये कब फिल होना चाहिए, कहाँ क्लिक करूँ तो डेटा आएगा। डेटा तो पहले से रहना चाहिए ना, जब फॉर्म ओपन हो तो कहाँ पे कोड करना रहेगा। टीचर के क्लिक इवेंट पे, ये इस पे मैं फॉर्म ओपन किया तो लिस्ट दिखना चाहिए ना मेरे को, मेरे को सेव नहीं वो तो एमडीआई फॉर्म है ना। अपॉइंट टीचर का जो मेनू आइटम है उसके ऊपर बोल रहे हैं ना, तो वो मेनू आइटम पे, वो तो मेनू आइटम एमडीआई फॉर्म में ना, कोड तो मेरे को ये फॉर्म पे करना है, वहां से पहले यहाँ कैसे फिल करूंगा। फिर अगर ऐसा करना है तो कर सकता हूँ मैं, ऐसी कोई वो नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। ये सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, बता रहा हूँ देखो ना, जावा में भी ऐसे नहीं करते, बता। मॉडिफायर देखो क्या है इसका, प्राइवेट, मतलब इसको मैं ये फॉर्म के बाहर, मतलब ये क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। हाँ, मॉडिफायर अगर पब्लिक कर दोगे तो फिर इसको तुमको स्टैटिक बना के उसके ऑब्जेक्ट से, मतलब ये फॉर्म के ऑब्जेक्ट से वहां कॉल करना पड़ेगा, तो इतना हेडेक लगाने से बेटर ये है। जैसे मैं अभी फॉर्म रन करता हूँ तो ऑलरेडी यहाँ आईडी लिखा हुआ आता है ना, तो मैं कहाँ किया था ये कोड, कहीं तो किया हूं ना कोड। हाँ, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं समझ में आया। क्या बोले, डेटाबेस पे नहीं, डेटाबेस पे कैसे कोड करूंगा, मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे। अबे लोड इवेंट पे कोड करूंगा, ये फॉर्म लोड होगा जब भी मैं इस पे कोड करूंगा। फॉर्म पे डबल क्लिक करता हूँ तो लोड इवेंट खुलता है मेरा, ये देखो, ये फॉर्म का लोड इवेंट है। ये फॉर्म लोड होता है जब भी, मैं कल भी बताया था और इससे पहले परसों ही बताया था कि फॉर्म लोड होगा तो जब भी इसको मेरे को इसका चाइल्ड बना देने का, तो तू बोला कि हाँ बाप बनाने का, तो बाप कब बनता है, वो जब लोड होता है जब ही ना, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो कोड में लिखा हो ये लोड इवेंट पे कॉल होगा। लोड इवेंट पे ये एसक्यूएल की क्वेरी चलती है, मतलब जो लास्ट आईडी डिस्प्ले होती है, बराबर ना। तो उससे पहले ही मैं डेटा भर देता हूँ। उससे पहले डेटा भरने के लिए क्या लगेगा, फिर उसके बाद कर देता हूँ। ये कनेक्शन क्लोज हुआ, ये कनेक्शन क्लोज हुआ मतलब आईडी डिस्प्ले हो गया। आईडी डिस्प्ले करने के बाद साइट की लिस्ट भरना चाहिए। साइट की लिस्ट भरने के लिए अगेन क्यू वेरिएबल को यूज किया मैंने। क्वेरी, क्वेरी क्या बनेगी, ऑल डेटा चाहिए मुझको, क्या मतलब मैं ऑल डेटा लेके आऊंगा लेकिन डिस्प्ले नहीं करूंगा ना वहां पे। आरएस जो मैं जब आरएस के अंदर ब्रैकेट में इंडेक्स नंबर पास कर सकता हूँ ना, ये क्वेरी से क्या बनेगा, मेरा रिजल्ट सेट बनेगा ना। रिजल्ट सेट में से मेरे ऊपर 0 लू, 1 लू, 2 लू, या फिर कॉलम का नेम लिख के एक्सेस करूँ, बताया ना। रिजल्ट सेट में से एक्सेस कर सकता हूँ मैं। रिजल्ट सेट तो पूरा रो का कलेक्शन रहेगा, तो पूरी रो मंगा लेने का। अभी वो लिखने के लिए मेरे को तीनों कॉलम का नेम जाके देखना पड़ेगा, फिर 3 कॉलम का नेम लिखो, फिर वो 3 कॉलम का नेम कॉपी करूँ। तो बेस्ट ये है कि मैं ऑल कॉलम रिजल्ट सेट में फिल कर लेता हूँ और उसके बाद यूज करता हूँ। वैसे ये जो ऑल कॉलम ऑल डेटा फिल करने वाला जो मेथड है ये मतलब बैड प्रोग्रामिंग हैबिट के अंदर आता है। तुमको डेटा जितना डेटा रिक्वायर है उतना ही डेटा फैच करो। अननेसेसरी डेटाबेस को पूरा पूरा कॉलम, अगर मेरे पास 1 मिलियन रिकॉर्ड है तो 1 मिलियन रिकॉर्ड में 4 कॉलम एक्स्ट्रा ला रहा हूँ, मतलब 4 मिलियन प्रोसेसिंग में एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। वही अगर मैं कम कर देता तो मेरा सॉफ्टवेयर का फॉर्म जल्दी ओपन हो जाएगा। लेकिन हम लोग कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, रॉन्ग नहीं है। मैं यहाँ पे 3 कॉलम स्पेसिफाई करूंगा तो 3 कॉलम नहीं लेगा। अब इसको क्या करना रहेगा मुझको, एस ई डॉट कनेक्ट टू डीबी क्यू क्वेरी कॉमा, क्या लिखूं, यह शब्द कोई नहीं बोलेगा, ट्रू लिखूंगा फॉल्स लिखूं, तुमको समझा नहीं इसके लिए पूछता हूं मैं खड़ी खड़ी। मैं तुमको पिन मारने के लिए थोड़ी ना पूछता हूँ, सोच के बोलना है। तो बस भाई नहीं, अब तो बहुत टाइम है। हाँ, पानी प्यास बहुत ज्यादा लगी यार, पानी पिया नहीं होगा मरने के बाद।
सोच रहे हो कि इंतजार कर रहे हो कि मैं बोलूं? अच्छा, इस डीएमएल का कंसेप्ट नहीं समझा क्या तुमको? नहीं समझा वो। डीएमएल इस डीएमएल रहेगा तो मतलब अगर मैं क्वेरी में डीएमएल स्टेटमेंट देता हूं तो मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूंगा, और डीएमएल स्टेटमेंट नहीं देता हूं तो मैं फॉल्स लिख दूंगा। तो मेरे पास क्वेरी अभी कौन सी है? दूसरी वाली है, डीएमएल नहीं है। हाँ, तो फॉल्स आएगा। तो बस मैं वही तो पूछ रहा हूँ मैं कब से। वही सोच। समझा नहीं है? हाँ, अब तो जैसे ही ये फंक्शन कॉल किया तो डेटा कहाँ पे आ गया? आरएस में आ गया, बराबर। अब देखो, अब की बार आरएस में एक रिकॉर्ड नहीं आया। अभी तक जितनी भी क्वेरी हम लोग फायर किए थे आरएस में सिंगल सिंगल रिकॉर्ड आता था। मैक्स वाली क्वेरी में भी एक रिकॉर्ड आया तो इससे काम चल गया। इससे पहले यूजर नेम पासवर्ड चेक करना था तो वहां पे भी सिंगल ही रिकॉर्ड आता था, यूजर नेम पासवर्ड की रिपीट नहीं होता है, तो वहां पे भी सिंगल। मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, बाद में मैं उस पर कंसिडर अप्लाई करूंगा प्राइमरी की का, वो एक अलग बात है। तो मैं अप्लाई कर दिया यहाँ पे, सॉरी, मैं यूज कर लिया क्वेरी, यहाँ पे मोर देन वन रिकॉर्ड आ गया। तो अब इसको एक्सेस कैसे करूंगा मैं? वाइल लूप से। समझ में आया? तो वाइल लिखूंगा यहाँ पे, वाइल se.rs.read। जब तक रीड होगा तब तक लूप चलेगा, मतलब जब तक रीड होगा तब तक ये एक्सेस होगा, जब तक ये लूप चलते रहेगा, जब तक क्या करते रहेगा, रिकॉर्ड उसके अंदर फिल होते चले जाएगा। किसके अंदर? लिस्ट व्यू के अंदर। समझ में आएगा? तो लिस्ट व्यू में रिकॉर्ड फिल करने के लिए क्या करना रहेगा तुमको? यहाँ पे लिस्ट व्यू 1, ये मेरे लिस्ट व्यू का नेम है। कैसे मेरे को पता चला यही मेरे लिस्ट व्यू का नेम है? मैं तो देखा नहीं ना लिस्ट व्यू। हाँ, इसकी भी अंदर पहले टैब तीनों दोनों एक साथ बोल दिए। क्या बोले तुम? सबसे पहले वो टैब जो है उसी पे आ जाएगा। नहीं, वो तो कोई, तो लिख करके आता है ना। अगर वो किस में भी आ सकता है वो। तुम क्या बोले थे? लिस्ट व्यू के अंदर सबसे पहला लिस्ट व्यू 1 ही है, अगर दो लिस्ट व्यू एंटर है तो 1 और 2। हाँ चलो, ये एक तरीका है पहचानने का, लिस्ट व्यू 1। लेकिन उससे भी बेटर मेथड ये है कि ये देखो, ये साइन क्लास है और ये साइड ऑब्जेक्ट है। समझ में आएगा? तो इससे समझ में आ जाएगा तुमको कि ये जो क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है। ये भी ये मैं वहां पे लिस्ट व्यू भी ले सकता था, उसका नाम लिस्ट व्यू क्लास ही करते हैं। नहीं ले सकता हूँ। देखो, ऐसा कैसे नहीं ले सकता? गौर से तुम देखे नहीं दोनों लिस्ट में क्या फर्क था? क्या एरर दिया? अब बताओ। तो वन का है, उसका नेम चेंज हो गया वहां से तो। अरे फर्क तो देखो, ये एल स्मॉल कैपिटल नहीं दिख रहा है क्या? वो बोल रहा हूँ, तुम गौर से देखे नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो मेरा ऑब्जेक्ट नेम चेंज हो गया नहीं, मैं तुमको क्या बोल रहा हूँ कि तुम बोले कि लिस्ट व्यू लोगे तो क्लास बन जाएगी ना वो। तो मैं मेरा तो यहाँ पे स्मॉल है तो वैसे भी मैं ले सकता हूँ, ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन मेन तुम उसको कैसे लिस्ट में आइडेंटिफाई करोगे? अगर सेम नेम ही रिक्वायर है मेरे को लेने के लिए, तो उस टाइम पे तुम क्या करोगे? ये देखोगे, ये मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट है, मतलब जितना भी वेरिएबल है। देखो अभी मैं SE लिखता हूँ, कोई तो पूछा था तुम लोग ही में से, है ना? ये मेरा फंक्शन का साइन है, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक फंक्शन, ये साइन, ये ऑब्जेक्ट या तो वेरिएबल। समझ में आएगा? जैसे अभी वो अफेक्टेड वैल्यू वेरिएबल है, पब्लिक वेरिएबल रहेगा तो यहाँ पे ये बना हुआ आएगा, और पब्लिक वेरिएबल अगर नहीं है तो ऐसा एक लॉग बना हुआ आएगा वहां पे। ये देखो, इसमें थोड़ा सी डिफ्रेंसिएशन है। ये जो मैं यूज करने वाला हूँ ये पब्लिक नहीं है, प्राइवेट है। क्या? लिस्ट व्यू। तो देखो उस पर क्या बना हुआ है, दिख रहा है क्या? लॉक मतलब ये प्राइवेट है, मैं इसको क्लास के बाहर यूज नहीं कर सकता। अब इसको मैं चेंज करता हूं। देखो, बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव है डॉटनेट पढ़ने के लिए, अगर अच्छे से पढ़ो उसको। तो मॉडिफायर क्या है? प्राइवेट, पब्लिक। अब है क्या? लॉक। समझा? लिस्ट व्यू डॉट, लिस्ट व्यू के अंदर एक प्रॉपर्टी रहना चाहिए जिसमें वो आइटम को स्टोर करे। एक आइटम लगेगा लिस्ट व्यू में ज्यादा, तो प्रॉपर्टी का नाम क्या बन जाएगा? आइटम्स। बराबर?
अब ये तुम लोग सोचो कैसे याद रहती है, तो ये प्रॉपर्टी कैसे याद रहेगी, प्रैक्टिस से याद हो जाएगी। और एक लॉजिक भी रहता है, जैसे अभी मेरे को पता है लिस्ट में मोर देन वन आइटम है, तो ऐसी कुछ तो प्रॉपर्टी होगी, तो आइटम्स लिखा तो ये आइटम्स आ गए। अब जितने भी कलेक्शन प्रॉपर्टी है ना, वो सबके सब कलेक्शन इंटरफेस के मेथड तुमको प्रोवाइड करेंगे। कलेक्शन इंटरफेस के मेथड कौन कौन से? कलेक्शन इंटरफेस में एक मेथड है ऐड, एक मेथड है रिमूव, मतलब कलेक्शन हैंडल करने के लिए जो मेथड है, ऐड करना, रिमूव करना, उसके अंदर से इंसर्ट करना, इंसर्ट ऐड करके एक मेथड है। गेट नहीं है, रिमूव है, ये देखो ना, ये ऐड, ऐड रेंज बराबर कॉपी टू कंटेन्स। हर कलेक्शन को में कितने एलिमेंट है काउंट करने की जरूरत पड़ सकती है ना, तो ये काउंट तुमको हर कलेक्शन में ये फंक्शन मिलेगा। लिख लो इसको, कॉमन फंक्शन इन कलेक्शन इंटरफेस। ये दोनों को छोड़ के लिखना है, जिसमें ये साइन है ना, ये इसको छोड़ के लिखो। ऐड एक मेथड है, ऐड रेंज मेथड है, क्लियर कंटेन्स को फिनिश करता हूं। आ गया, क्या किया गड़बड़। कॉमन कलेक्शन इंटरफेस, कॉमन फंक्शन इन कलेक्शन इंटरफेस। ऐड, ऐड रेंज, क्लियर कंटेंट्स, कंटेंट्स की, कंटेंट्स की तो स्क्रीन खुद भी होगा, लेकिन एक लोग जहाँ यूज करो बता देना। तो मेरे को क्या करता है, ये जो आइटम्स कलेक्शन है, ये कलेक्शन प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है, गेट्स ए कलेक्शन कंटेनिंग ऑल आइटम्स इन द कंट्रोल। कंट्रोल मतलब जो कंट्रोल की बात हो रही है, मतलब जो रेस्पेक्टिव कंट्रोल कौन सा है यहाँ पर, लिस्ट व्यू बराबर। लिस्ट व्यू डॉट ऐड, मेरे को आइटम ऐड करना है इसके अंदर। आइटम ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सीधा इसमें जो आरएस के अंदर जो डेटा है, मेरा आरएस का डेटा ऐड करना है। तो आरएस में सबसे सॉरी लिस्ट में सबसे पहले क्या आना चाहिए, आईडी। तो मैं लिया यहाँ पे आरएस ऑफ, जो आईडी कॉलम का नेम लिखूंगा और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा, se डॉट आर एस ऑफ id डॉट टू स्ट्रिंग बराबर ना। अब आईडी कॉलम का नेम चेक कर लेने का, यहाँ पे क्या है आईडी कॉलम का नेम, मैंने स्केल ओपन ही नहीं किया। 29वां पावर है ना, 29वां ना। हाँ बराबर, ये 30वें पावे का स्टार्ट है, तीसरी चौथी सुरेश है।
नहीं, कोई ज़माने में मैं खाली हिफ्स करते थे तो वो 30वें से शुरू करते हैं ना, तो 30वें से इसके लिए ऐसा लगा कि एकदम सुना सुना क्यों लग रहा है सब। बराबर, टीचर आईडी में वहां से कॉपी करके इधर पेस्ट कर दिया, तो अब ये टीचर आईडी को क्या करेगा, ऐड कर देगा। तो उसके बाद यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करना है मेरे को, SE डॉट कॉन डॉट क्लोज। देखो क्या प्रॉब्लम आएगा अभी इसके अंदर, गौर, फॉर्म शो हुआ लेकिन सिर्फ आईडी आई। अब जो लिस्ट व्यू है ना, लिस्ट व्यू का आर्किटेक्चर कैसा रहता है कि मेन जो होता है ये फर्स्ट कॉलम रहता है, और उसके बाद वाले जितने भी कॉलम होते हैं ना वो उसके सब कलेक्शन होते हैं। मतलब ये जो है मेरा क्या है, एक जो मेरा आइटम है, ये आइटम के अंदर अगर इसमें मेरे को डेटा ऐड करना है तो ये आइटम पे सब आइटम में ऐड करूंगा। मतलब ये आइटम पे सब आइटम 1 सब आइटम 2। तो कैसे ऐड करना रहेगा मुझको, जो आइटम में ऐड किया हो इसको पहले एक वेरिएबल में स्टोर करो, फिर वो वेरिएबल से सब आइटम प्रॉपर्टी एक्सेस करो, सब आइटम प्रॉपर्टी में फिर ऐड फंक्शन कॉल करो, उसके अंदर तुमको ये लिखना रहेगा। तो देखो कैसे करता हूं मैं, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है इसमें ऐड करने के लिए। इसके लिए मैं बोला कि ये थोड़ा मुश्किल है लिस्ट व्यू, लेकिन 90% जगह तुमको लिस्ट व्यू यूज होता है। और ग्रिड व्यू में कैसा है, जो तुम्हारा आरएस आता है ना, वो आरएस को डायरेक्ट तुम असाइन कर दोगे ग्रिड व्यू को, तो जितने कॉलम है सब कुछ आ जाते हैं उसके अंदर डायरेक्ट। मतलब पूरा पूरा आरएस तुम डिस्प्ले कर सकते हो फॉर्म के ऊपर। आरएस का जो मैं ऐसे वर्चुअली बनाता हूँ ना, उसको तुम फिजिकली तुमको सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्प्ले करना है तो तुम डायरेक्टली ग्रिड व्यू का असाइन कर सकते हो, लेकिन लिस्ट व्यू को नहीं असाइन कर सकते डायरेक्ट। तो देखो ये मैं लिस्ट व्यू ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लिस्ट व्यू आइटम करके एक आइटम ले लेता हूँ, लिस्ट व्यू आइटम, ये हो गई क्लास, इसका एक ऑब्जेक्ट हो गया आइटम। आइटम को इनिशियलाइज किया किससे, फर्स्ट आइटम जो बन रहा है वो इससे, ये मेरा फर्स्ट आइटम है। ऐड जो मैं करता हूँ बराबर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आइटम इक्वल टू लिस्ट व्यू डॉट आइटम्स डॉट ऐड। मैं डायरेक्ट ये जो ऐड फंक्शन है ना, ऐड फंक्शन रिटर्न करता है डायरेक्ट क्या, लिस्ट व्यू आइटम का ऑब्जेक्ट। अगर तुम लिस्ट व्यू के अंदर ऐड करते हो तो ये क्या रिटर्न करता है, ये वॉइड नहीं रिटर्न करता है, ये क्या करता है, लिस्ट व्यू आइटम का ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। वो बताता हूँ मैं अभी, देखो चलिए इसको मैं कोड कर लूँ। अब ये देखो मैं लिखा लिस्ट व्यू डॉट आइटम्स डॉट ऐड, ऐड फंक्शन ये है मेरा। ऐड फंक्शन रिटर्न क्या कर रहा है, मोस्टली ऐड फंक्शन वॉइड रिटर्न करता है, लेकिन लिस्ट व्यू में ऐड फंक्शन क्या रिटर्न करता है, लिस्ट व्यू क्या रिटर्न करता है, वो तुम्हारा लिस्ट व्यू का ऑब्जेक्ट। अब मैं जैसे ही ऐड किया हूं या नीचे ऐड कॉल करता हूं तो ये क्या रिटर्न करता है, लिस्ट व्यू। अब इसमें जो आइटम ऐड हुआ है ना वो एक जगह स्टोर कर दिया मैंने, किसमें स्टोर किया, इसके अंदर। अब जो आइटम ऐड हुआ है उसके सब आइटम में ऐड करना है, तो मैं इसको यूज करूंगा तो उसका सब आइटम एक्सेस हो सकता है। समझ में आएगा। तो अब इसके बाद क्या लिखूंगा मैं, फिर से अगर मैं ऐड कॉल करूंगा तो फिर से वो एक नीचे ऐड करेगा, लेकिन वो किसमें ऐड करना है, एडेड आइटम के अंदर। तो आइटम जो क्रिएट किया था वो डॉट सब आइटम। समझ में आया, सब आइटम मतलब उसके आगे का कलेक्शन जो रहेगा वो आइटम्स डॉट सब आइटम्स डॉट ऐड। अगेन इसके अंदर ऐड है बराबर। इसका जो ऐड फंक्शन है वो क्या रिटर्न करता है, वॉइड है, वॉइड है, वॉइड रिटर्न करता है, कुछ नहीं रिटर्न करता, वॉइड। समझ में है। ये देखो इसके अंदर ऐड करने के ना कलर वगैरह भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो। आ गया थर्ड वाला, हाँ ये देखो फोर कलर क्या है, बैक कलर क्या है और ड्राइंग फॉन्ट क्या है। मतलब ऐड करते टाइम तुम फॉन्ट वगैरह बता सकते हो, जैसे मैं अभी ऐड करता हूँ देखो SE डॉट RS ऑफ दूसरा जो भी कॉलम था वो डॉट टू स्ट्रिंग कॉमा, ये टूल टिप में आता है ना सब लिखा हुआ,
क्या रिटर्न हो रहा है क्या नहीं रिटर्न हो रहा ये है। सब सब आइटम डॉट है तो कैसे समझ में आया वाइट रिटर्न कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ आता है ना, मैं जब ऐड फंक्शन कॉल करूंगा तो ऐड का डिस्क्रिप्शन आएगा, तो ऐड का अभी ऐड का डिस्क्रिप्शन है, तो ऐड के डिस्क्रिप्शन में ये क्या रिटर्न कर रहा है, कलेक्शन, ये देखो देखो बताओ इसमें, पहले समझ में आया वहाँ निकल रहा है डिस्ट्रीब्यूट डॉट आइटम। ये देखो ये मैं लिखा तो ये मेरे को मिल गया, यहाँ पे ये स्पेस है जो इसके बीच में, मतलब हम लोग रिटर्न टाइप पहले लिखते हैं ना फंक्शन से पहले, तो मैं ये रिटर्न टाइप मेरे को समझ में आ गया कि हाँ ये लिस्ट व्यू का आइटम रिटर्न कर रहा है। अब मैं इसको लिखा सब आइटम डॉट लिस्ट व्यू, ये क्या रिटर्न कर रहा है, लिस्ट व्यू सब आइटम रिटर्न कर रहा है, ये इसका रिटर्न टाइप वाइट नहीं, मैं इसको यहाँ देख रहा था ये समझ में, मतलब इसका इसकी एक सब प्रॉपर्टी है, मतलब सब क्लास है जिसका नाम है लिस्ट व्यू सब आइटम, वो रिटर्न करता है। उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तो दिखा नहीं वाइट पूरा। हाँ नहीं नहीं, मैं मेरे को लगा कुछ है नहीं इसके लिए व्हाइट बोला मैं। ये देखो कलर, यहाँ पे कलर ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कोई सा भी कलर ले लो, क्या करते हैं, आ गया, और बैक कलर, लाइट येलो, लाइट पिंक है, चलो ये ले, फॉन्ट, फॉन्ट न्यू, फॉन्ट, फॉन्ट के अंदर फॉन्ट का जो टाइप रहेगी वो फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट फैमिली, स्ट्रिंग नेम, कोई फॉन्ट का नेम बोलो तो तुम लोग एमएस ऑफिस वाले लोगों को बहुत याद रहते हैं। अरे अल्जेरिया कैसा लगेगा उसके अंदर, लिस्ट क्या, टाइम्स न्यू रोमन, छोटा नाम बोलना भाई, कैलिब्री, CA, हाँ कैलिब्री, ये मेरा भी फेवरेट है कैलिब्री, ये अच्छा फॉन्ट है। ये कैलिब्री फॉन्ट किसमें यूज होता है पता है, माइक्रोसॉफ्ट के हर प्रोडक्ट जो सॉफ्टवेयर बनता है ना उसके तो सब कैलिब्री फॉन्ट है, ये जो ऊपर लिखा है ना स्कूल ERP माइक्रोसॉफ्ट, ये सब कैलिब्री के अंदर डिफॉल्ट वही है माइक्रोसॉफ्ट के प्रोडक्ट के लिए। ये फॉन्ट फैमिली का नेम और उसकी साइज, साइज 11 दे देता हूँ बराबर, 11.0, ये हो गया क्लोज, ठीक है एरर दे रहा है। ये क्या मस्ती है, फॉन्ट सब पहला, फॉन्ट के अंदर पहला जो प्रोडक्ट है स्ट्रिंग वाला कौन सा था, ये स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग फैमिली नेम, तो स्ट्रिंग फैमिली नेम दिया और फ्लोट EM साइज, हाँ समझे क्या, वो तुम नॉर्मल 11.0 लिखोगे ना तो वो डबल वैल्यू कंसिडर करता है। ये जावा में भी ऐसा बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है, आदमी हैरान रहता है कि कॉल क्यों नहीं हो रहा है, गलत रेजोल्यूशन क्यों दे रहा है फंक्शन तो में। ऐप लगाना, एफ लगाओगे तो फ्लोट वैल्यू, और एफ नहीं लगाओगे तो बाय डिफॉल्ट डबल वैल्यू, डबल के लिए डी रिक्वायर नहीं है। 0.0 नहीं भी देंगे तो चलेगा। हाँ ये देखो ना, ये देखो, राउंड फिगर है। हाँ ये करेगा, ऐसा लिख सकते हो। नहीं दे रहा था तो मैं लगाया, वो एरर दे रहा था तो मेरे को लगा 0, लेकिन फिर बाद में आ गया। प्लॉट ही लेना है। तो वो तो बाय डिफॉल्ट देखो डॉटनेट वाला दे रहा है ना, तो उसको तो चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या लिखना रहेगा, टीचर का नेम, बराबर, टीचर नेम के बाद सेम ये कोड को कॉपी कर लेने का और पेस्ट करने का, सेम फॉन्ट रहना चाहिए, और यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, खाली कॉन्टेक्ट, बराबर। अब रन करो, फॉन्ट अप्लाई नहीं हुआ क्या, नबील सर का नाम पहले आ गया, लेकिन मेरा नाम का है पहले, मैं वो टेंशन में हूँ। नहीं है ना, आईडी टू से भी स्टार्ट हुआ। एक नंबर आईडी डिलीट है।
ट्रांसलेट किए थे ना आईडी पर। क्या पता, याद नहीं है। हाँ ट्रांसलेट अप्लाई किए थे। होगी नहीं एक नंबर आईडी, इसके लिए नहीं आई होगी। और क्या। नहीं वो तो खैर कलर नहीं अप्लाई हुआ, वो टेंशन। अच्छा ये दोनों फॉन्ट में कोई फर्क दिख रहा है क्या? नहीं ना। फोन किए थे? यही मेरे साथ भी होता है, इसके लिए मैं उन लोगों को बोलता नहीं। मुझे जिलानी तो आने से रहा, वो नहीं आएगा। वो उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया, तो इसके लिए वो तो आने आएगा नहीं अभी। 2 मिनट रुको ना, खत्म करके फिर बात करता हूँ। 2 मिनट रुको। ये फॉन्ट, चलो फॉन्ट बाद में बड़ा कर लूंगा, उसको मेरे अभी याद नहीं आ रहा क्या है। होना तो चाहिए वो। और एक आधा ऐड करके देखता हूँ। देखो टैब इंडेक्स बराबर जा रहा है। बड़ा तकलीफ दे हुआ है विंडो के। लेकिन रिकॉर्ड तो आया नहीं यहाँ पे। अब देखो क्या हो रहा है, डबल डबल हो गया। क्यों? नहीं लूप तो कॉल हुआ, तो क्या करना चाहिए मेरे को इसके लिए? क्यों ये डायरेक्ट ऐड हो गया? क्योंकि मैं लोड इवेंट कॉल किया हूँ, और लोड इवेंट में उतना आइटम पहले से है। लोड इवेंट फिर लूप चला, फिर अपडेटेड आइटम पे आ गया। ये देखो, ये 2 से लेके 5 तक आइटम था, उसके बाद 2 से लेके 5 और 6 जो वो भी ऐड हो गया, जो न्यूली एडेड है वो। तो आना चाहिए खाली यहाँ से यहाँ तक। तो क्या कर देगा, जब लोड इवेंट पे हम लोग जब लूप लगाते हैं ना, लूप से पहले पूरी जो लिस्ट है उसको क्लियर कर देगा। समझ में? कैसे क्लियर करूंगा अब मैं? फॉर्म के लोड इवेंट का नाम क्यों लिखूंगा मैं? फॉर्म का लोड इवेंट थोड़ी क्लियर करने का था। लिस्ट व्यू का नाम डॉट, अभी क्लियर फंक्शन लिखाया हूं मैं तुम लोग, इसके लिए पूछो। बिना बताए कोई चीज पूछता नहीं हूं मैं। तो क्लियर फंक्शन कैसे कॉल करूंगा मैं? ऑब्जेक्ट का नेम। ऐड कैसे कॉल किया था मैं? ऐड क्यों, देखो ऐड को देखो, ऐड कैसे कॉल किया था मैं? हाँ तो आइटम्स डॉट क्लियर, लिस्ट व्यू डॉट आइटम्स डॉट क्लियर। बस अब ये क्लियर कर देगा तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अरे यार ये तो ले गई, नंबर लिखना पड़ेगा। हाँ रिपीट नहीं हुआ, देखो समझ में आया ना? तो जब भी लिस्ट व्यू में ऐड करना रहेगा, एक प्रोजेक्ट में बहुत लगता है, हर फॉर्म पे तुमको लिस्ट व्यू लगेगा प्रोजेक्ट में दिखाने के लिए। प्रोडक्ट ऐड हुआ तो दिखाओ, सेल हुआ तो दिखाओ, तुमको कोई चीज की लिस्ट चाहिए तो दिखाओ। अब मैं क्या चाहता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे लिखा हुआ ना कि टीचर का नेम, बहुत ज्यादा टीचर नेम हो गया, मतलब 2-3 हजार टीचर नेम हो गया। अब मेरे को सर्च करके निकालने का, जैसे मैं टी लिखूँ तो टी वाला सब आ जाना चाहिए, मैं ए लिखूँ तो ए वाला सब आ जाना चाहिए, एच लिखूँ तो एच वाला सब आना चाहिए, ऐसा कुछ मतलब मेरे को कोड करना है। समझ में आएगा? तो उसके लिए एसक्यूएल की क्वेरी क्या रहेगी, पहले क्वेरी समझ लो। मेरे को टीचर नेम गेट करना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टीबीएल टीचर, वेयर नेम पे अप्लाई करना है मुझको, वेयर नेम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग। लाइक ऑपरेटर किसके लिए यूज होता है? पैटर्न मैचिंग के लिए यूज होता है। जैसे मेरे को ए वाला चाहिए, अभी जो काम कर रहे हैं हम लोग ए के ऊपर काम करेंगे। मैं ए लिखा तो जैसे मैं कार्ड नंबर लिखा 102, तो 102 कार्ड में जहां जाए वो सब लिस्ट में, चाहे स्टार्टिंग में हो, चाहे एंडिंग में हो, चाहे मिडल में हो, 102 रहना चाहिए। तो उसके लिए क्या करने का, जैसे मैं ये लिखा, अगर मैं यहाँ पे लिखा ए परसेंट का साइन क्या करता है, ए एनी कैरेक्टर,
ए, उसके बाद क्या यूज करते हैं हम लोग, एनी कैरेक्टर, मतलब वो क्या करेगा, ए के बाद जितने भी कैरेक्टर है वो सब ऐड कर देगा, मतलब ए से स्टार्ट होने वाला नाम आ गया, तो ए से स्टार्ट होने वाला है नहीं मेरे ख्याल से अपने में। ये एक एंटिटी है। हाँ ए, आया, तो एफ से मेरे ख्याल से 2 होना चाहिए, बराबर, एफ ए लिखा मैं, एक हो गया, ठीक है। अब मेरे को क्या चाहिए कि चाहे स्टार्ट हो चाहे एंड हो, वहां पर एंड होने वाला चाहिए तो क्या लिखूंगा, ए से एंड होने वाला, ए से एंड होने वाला, ये ना बिल्कुल समझ आए, फैसल एल से लिखता हूँ, बराबर, और मिडल वाला चाहिए तो क्या कर देगा, 2% लगा देने आगे पीछे दोनों, जैसे मैं यहाँ पे देखा मैं डबल ई, फिर नवीन सर का नहीं आएगा, क्या है, क्या करेंगे हम, हर जगह छा गए, रईस से लेके केमियस तक का, समझ में आएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या रहेगा, टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट रहना चाहिए, ये ई की जगह पे टेक्स्ट बॉक्स का टेक्स्ट पास कर देंगे तो नीचे सर्च रिजल्ट आते चले जाएगा, समझा ना, तो देखो कैसे कॉल कर देगा, थोड़ा लॉजिक लगाए कॉल करो, एकदम सिंपल कोड है, ज्यादा कोई मुश्किल कोड नहीं है, ये है मेरा GUI में थोड़ा सा डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, ये मार्क खराब करता है नहीं, बटन की भी जरूरत नहीं है, बटन का लिखेंगे आते आएगा, बटन लेने की क्या जरूरत, अच्छा हाँ बटन तो मैं लिया, कोड किस पे करूँ, टेक्स्ट बॉक्स के टेक्स्ट चेंज इवेंट के ऊपर, टेक्स्ट जैसे चेंज होते जाएगा तो वो पोर्ट को कॉल करते जाएगा, बराबर, टेक्स्ट चेंज इवेंट, तो ये टेक्स्ट चेंज इवेंट पे वही अपना कोड यूज करने का, पहले एसक्यूएल की क्वेरी में पेस्ट कर देता हूँ, हाँ क्वेरी जो रहेगी डेटा टाइप स्ट्रिंग रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर ना, txt search dot txt search dot text जो रहेगा उसको क्या, मैं दिया था नाम, txt search नाम दिया था ना, ये है मेरा लोड इवेंट, बराबर, यही से पूरा काम होता है ना, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पर डबल क्लिक करके पेस्ट, अब देखो क्वेरी ये रहेगी, कनेक्ट टू डीबी कॉल करना है, कनेक्ट टू डीबी क्यू कॉमा फॉल्स, RS फील होगा, RS रीड होगा, डिस्प्ले होगा, बराबर, जैसे जैसे चेंज होते जाएगा वैसे दिखते जाएगा, कुछ खास कोड नहीं है, पूरा वही कोड उठाया कॉपी पेस्ट कर दिया, जहां जहां पे ए है सबका नाम है, देखो आया, खाली सिंगल ही लिखा हुआ है, बोलना नहीं अभी कुछ, मेरा नहीं है ना, पहले लिखा था,
समझ में आया नहीं? ऐसा बहुत जगह दिखता होगा तुमको सॉफ्टवेयर में, उससे एकदम सीक्वेंशियल अच्छी सी एसक्यूएल की क्वेरी है, उससे तुम उसको फैच कर सकते हो। और अगर मेरे को ऐसा कुछ करना है कि कोई से भी कॉलम लिखूं, मैं चाहे आईडी लिखूं, चाहे कॉन्टेक्ट लिखूं, चाहे नेम लिखूं, सब आना चाहिए। इसमें तो खाली नेम ही लिख सकता हूँ ना मैं, इसमें सिर्फ मैं नेम ही लिख सकता हूँ, बाकी और क्या लिख सकता हूँ? तो फिर क्वेरी क्या बनेगी? वो तो खैर वो तो वही आने वाला लोड होने वाला, खाली क्वेरी बदलेगी अब बस। क्वेरी क्या बनेगी? वेयर टीचर नेम लाइक दिस और कॉन्टेक्ट लाइक दिस और आईडी लाइक दिस और ब्लड ग्रुप लाइक दिस और करके, चाहे ये मैच करे चाहे ये मैच करे, कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो उसको रिजल्ट सेट में डाल देगा। देखना है, देखो कॉन्टेक्ट लाइक तो ये इतना मैं क्वेरी में ऐड कर देता हूँ, बराबर ना? ये है मेरा और बस हो गया, कुछ नहीं किया मैंने ज्यादा, सिर्फ एसक्यूएल का कमाल है कि इसके लिए रीजन ये है कि डॉटनेट के इंटरव्यू में एसक्यूएल का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। मैं पढ़ाता हूँ तो लोग बोलते हैं सर कितना एसक्यूएल का बताते हैं, लोग सोचते हैं कि मेरे को एसक्यूएल आता है, इसके लिए मैं ज्यादा एसक्यूएल का बताता हूँ। इसका ऐसा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। आज से 8-9 महीना पहले तक मेरे को एसक्यूएल का एस भी नहीं आता था। मेरे को किसी ने एसक्यूएल पढ़ाने के, शायद तू ही बोला है 8 साल पहले कि एसक्यूएल पढ़ाया क्या फातिमा वाला? नहीं यार, मैं एसक्यूएल वगैरह नहीं पढ़ा, मैं खाली प्रोग्रामिंग पढ़ा। एसक्यूएल मेरे को जरा भी नहीं आता था, सीरियस बता। बराबर, अभी मैं अपने लिखूंगा ना नंबर, हंसता है, नाम तो है नहीं, नंबर तो रहने दे। बराबर, चाहे मैं नेम लिखूं चाहे मैं नंबर लिखूं तो उससे भी सर्च करके दे देगा वो। तो ऐसा सर्च फॉर्म और ये सब बहुत जरूरत पड़ती है बनाने के लिए। तो एसक्यूएल की क्वेरी, जो एसक्यूएल है ना, वो पूरे जो रिकॉर्ड का पावर है, डिस्प्ले करने का कोड तो सब जगह सेम है। मैं एक जगह 10 जगह डिस्प्ले करने का कॉपी पेस्ट करूंगा, कॉलम नेम बदलूंगा खाली। एक जगह अगर तुमको नेट पे मिल गया डिस्प्ले करने का कोड, जैसे तुम जॉब पे काम कर रहे हो उसकी बात, वो टीचिंग के लिए नेटवर्क नहीं चलता, टीचिंग के लिए सब बताना पड़ता है। अगर तुमको नेट पे मिल गया कोड, तुमको कॉपी पेस्ट करोगे, ये बात ये चीज समझ लो, कंपनी में काम करने से ज्यादा मुश्किल है टीचिंग करना। इसके लिए नहीं बोलोगे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, इसके लिए बोलोगे कि मेरे को दोनों का एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। कंपनी में तुमको ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट मिलेगा, वो प्रोजेक्ट में वैसा सिमिलर कोड बहुत जगह पे रहेगा। समझ में आ रहा है? जैसे तुमको कोई मिला एक फॉर्म और ऐड करो, वो क्या बोलेगा एक फॉर्म ऐड करो, जैसे ये फॉर्म पे होता है ना वैसे यहाँ पे होना चाहिए। क्योंकि मोस्टली क्लाइंट कैसे, क्लाइंट का तो विजुअलाइजेशन भी नहीं होता है। वो क्या है, जब हम उसको बना के दो ना तो बोलता है अरे यहाँ ऐसा है, वहाँ पे वैसा नहीं है, वहाँ भी मेरे को वैसा चाहिए, पैसा लगेगा चलेगा लेकिन मेरे को वैसा वहाँ पे चाहिए। उनका ऐसे ही रिक्वेस्ट रहती है, चेंज रिक्वेस्ट ऐसी आती है। तो हम लोग काम भी वैसे मिलता है कि ये फॉर्म पे जैसा सर्च है ना, वो फॉर्म पे भी ऐड करो। तो क्या खाली तुमको क्या लगता है, क्या वहां से कोड उठाने का, कॉपी पेस्ट करने का, कॉलम का नाम बदलने का, चेंज करते चले जाने का, पूरा कोड हो जाता है। उसके लिए भी वो लोग 3-3 दिन देते थे। जितना काम मैं किया हूं ना यहाँ पे, उसके लिए 3-3 दिन तुमको मिलेगा करने के लिए। तुमको नहीं आता है सर्च करो, सीनियर से पूछो, बहुत सारा ऑप्शन रहता है। टीचिंग में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सवाल ही नहीं है। तो अगर तुम नई एंड टाइम पे बताते हो, तुम्हारा नई प्रोग्राम रन होता है, मतलब तुम खराब टीचर हो। इसका मतलब यही हुआ ना, अगर तुम्हारा प्रोग्राम इंस्टेंटली नहीं रन होता है, इसका मतलब तुम खराब टीचर हो। और अल्लाह अगर मैं स्टार्टिंग से पढ़ाता हूँ, मेरा प्रोग्राम हमेशा रन होता है। मैं तो पूरे क्लास में पढ़ता था, वहां भी सब अटक जाते थे, कभी कभी जावा में, इसमें उसमें बहुत खराब खराब अटकते थे। और अच्छी बड़ी बड़ी क्लासेस में अटकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। लेकिन बस इतना तुमको, मतलब अपने आप को जब टीचिंग के लिए जाओ या पढ़ाने के लिए, तो ऐसा क्लियर रखना है कि एटलीस्ट अटको ना, और ज्यादा से ज्यादा ना नॉन चीज के ऊपर काम कर। मतलब बच्चों के सामने R&D नहीं करने का। R&D समझते हैं ना, मतलब रिसर्च नहीं करने का, जो जो पता हो बता देने का। R&D का अगर इससे ज्यादा किसी को पूछना है तो बाद में पूछेगा, उस टाइम तुम R&D कर सकते हो। उस टाइम में बच्चे को वो भी नहीं लगेगा कि मतलब सर को नहीं आता, उसको लगेगा कि हाँ मतलब ये अंदर की चीज है तो इसके लिए सर बता नहीं है, बस ये रीजन है। और कुछ ये भी टीचिंग का एक सेक्रेट है, एकदम वे पर ही चलो, ज्यादा मतलब वो नहीं। वैसे तुम लोग पूछ सकते हो मेरे से, अगर मेरे को नहीं भी आएगा तो क्या आएगा, मैं बोलूंगा मेरे को नहीं पता है। हाँ